इंडियन प्राइम मिनिस्टर जर्मन की एक सिंगर है उनके साथ बैठे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की वो वीडियो है। वो क्या गीत गा रही हैं, क्या गा रही हैं, एक तो वो बताइएगा। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर टेबल बजाते नजर आ रहे हैं साथ में। वो संस्कृत में भजन गा रही है। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने भारत के हिंदुओं को गुरुकुल छुड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदुओं को उनके सिविलाइजेशन से छुड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदुओं को उनकी सभ्यता और संस्कार से दूर किया। उन्होंने मुसलमानों के प्रति कुछ भी नहीं किया, बल्कि भारत के हिंदुओं पर फोकस किया कि भारत का हिंदू कभी भी ये ना कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसलिए उन्होंने हमें हमें और भारत के हिंदुओं को भगत सिंह जी की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें शिवाजी महाराज की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें मराठा अशोक की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी नहीं पढ़ने दी। किताबों को चेंज करवाया, किताबों को चेंज करवा करके उसमें बाबर अजीम था, बाबर की 3000 बीवियां थी, शाहजहां अजीम था, शाहजहां की 5000 बीवियां थी, औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था, वो बहुत ताकतवर था। ये सारी चीजें हिस्ट्री की किताब में उसने लिखवा दिया। आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी कहती हूँ मोदी जी की गारंटी स्पेसिफिक है, लेकिन शाह है तो राह है हमारे पास। अमित शाह है तो हमारे पास राह है, अजित डोवल जी हैं तो हमारे पास जेम्स बॉन्ड है, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं तो समझिए हमारे पास चाणक्य बुद्धि है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है 1xBet। 1xBet पे आपको मिलेंगे बहुत सारे कूल प्राइजेस, एप्पल डिवाइसेस और बहुत कुछ। और 1xBet पे प्लेयर्स की फ्री बेट के थ्रू आप विन कर सकते हैं $50। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरा प्रोमो कोड REAL1XB यूज करके आपको मिल सकता है 30% तक का बोनस। तो फिर देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट बॉक्स में मौजूद है, अभी जाएं, फॉलो करें और विन करें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। खास तौर पे रिसेंटली जो हमारा विजिट रहा है यूएई का, और उसे आपने बहुत पसंद किया, सपोर्ट किया। लेकिन वहां पे मैंने हर चीज को टेक्निकली देखा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो सिक्योरिटी सिस्टम हो, हर चीज में हमने टेक्नोलॉजी देखी। और मोस्टली मैंने ये चीजें देखी कि जो मैनेजमेंट पोस्ट पे है वो इंडिया के लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं, इंडियंस मोस्टली हमें देखने को मिले। और यही चीज आज जो हमने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2035 में वो स्पेस स्टेशन, इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन इन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु का विजिट रहा, उसके ऊपर बात करेंगे। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है, वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, कैसी हैं आप? जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं अच्छी हूँ शोएब, बहुत अच्छी हूँ। तुम तो बड़ा लंबा चौड़ा सफर करके आए। नादिया जी, आपको टॉपिक का भी मतलब यह है कि बताया है जिस तरीके से, खास तौर पे टेक्नोलॉजी के हवाले से। और आपने बोला कि लंबा चौड़ा हम सफर करके आए हैं, तो वहां पे बहुत सी चीजें देखी। सबसे पहले तो मैं सलूट करना चाहूंगा एक बार फिर से वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडिया के जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पेक्ट दी, जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया मजीद काम के लिए, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगी नादिया जी टेक्नोलॉजी के ऊपर? खास तौर पे अगर बात करें, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इनॉग्रेशन इंडियन के प्राइम मिनिस्टर करते नजर आ रहे हैं। देखिए शोएब, ये 21वीं सेंचुरी है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में ही हम सबको कहा था आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और हमने कहा था ठीक है, आपके नेतृत्व में हम आपके साथ हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाया, हम सब उनके साथ उनके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ गए। और आज पता चला कि भाई 2035 तक हमारे भारत का इसी टेक्नोलॉजी के जरिया पहला भारतीय स्पेस मिशन भी तैयार हो जाएगा। ज्यादा देर की बात नहीं है, 2 दिन पहले मोदी जी ने विजिट किया था काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, और उन्होंने कंट्रोल रूम में जाकर के उन सारे ओकेजन को देखा। हमारे यहाँ आप न्यूक्लियर बॉम्ब बोलिए, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बोलिए, हमारे यहाँ साइंटिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ इंजीनियर बोलिए, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बोलिए, हमारे यहाँ वकील बोलिए, हमारे यहाँ जजेस बोलिए, हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बोलिए, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बोलिए, सारी चीजों का भरमार पड़ा है।
आपके यहाँ से भीख मांगने वाले लोग जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर, हमारे यहाँ से बुलाया जाता है कि प्रोफेसर भेजिए, साइंटिस्ट भेजिए, न्यूरोलॉजी भेजिए, साइक्राइट्रिस्ट भेजिए, डॉक्टर्स भेजिए, अच्छे वकील भेजिए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि मुझे भी 2 बार एक्सट्रेडिशन के केस के लिए बुलाया गया है। मैं ग्वाटेमाला और पेरिस गई हूं क्योंकि मुझे आया कि आप आइए यहाँ पर, मैं जा करके वहां केस लड़ करके आई वहां के इनविटेशन पर। तो देखिए, अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने 26 तारीख को 5 एम्स का भी इनॉग्रेशन किया, 5 एम्स का इनॉग्रेशन किया जो अलग अलग राज्यों में हुआ। और कई ऐसे एम्स हैं जिसमें मतलब पेशेंट के साथ साथ वहां पर नर्सिंग जो है, नर्सिंग की पढ़ाई, वहां पर कंपाउंडर्स की पढ़ाई, वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई, वहां पर न्यूरोलॉजी साइंस की पढ़ाई भी होगी। इतना बड़ा बना है। अभी जहां मैं बैठी हूँ यहाँ से मात्र आधे घंटे का डिस्टेंस है कल्याणी। कल्याणी का जो एम्स जो 26 तारीख को पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, अगर आप उसको देखोगे तो आपका आधा पाकिस्तान आ जाएगा। जितना बड़ा एम्स है, आपका आधा पाकिस्तान आ जाएगा। और मैं जरूर आपको उसकी पूरी वीडियो करके मैं जरूर भेजूंगी शोएब आपको, नाजिया क्योंकि जी मेरे एक घर चीज से आधे घंटे का डिस्टेंस है। बिल्कुल, और एक चीज मैं यहाँ पे देखने वालों को भी बताता चलूं और आपको भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में इंडिया के बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं। खास तौर पे अगर हम एम्स की बात करें, बहुत फेमस है पाकिस्तान में। मतलब ये कहा जाता है कि ट्रांसप्लांट के लिए या जो भी ट्रीटमेंट है जो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा, वो करवाने के लिए इंडिया जाया जाए। मैं रिसेंटली मेरा इस्लामाबाद का विजिट हुआ और वहां पे जाके मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि जहाँ जो रेफर करते हैं प्रॉपर कि भाई आपका यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो आप इंडिया में जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पहले कभी चाइना का सुनते थे, लेकिन अब बकायदा इंडिया का कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लीडर हैं, उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशन ऐसे रखे हैं कि हमें इलाज करवाने के लिए भी अगर वीजा चाहिए हो तो वीजा नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से, मतलब ये है कि वो भी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि ठीक है भाई, किसी अगर कोई पेशेंट है तो उसे भेज दिया जाए, अदरवाइज कोई उस तरीके से वीजा नहीं मिलता। ये हमारा मेरे ख्याल से कसूर है, इसे ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए। नादिया जी, ये आपने एम्स बोलिए की ना बात की। शोएब। जी नहीं नहीं, अभी अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट बाकी है, अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बाकी है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक जी है। तो ये देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे चीजें हमारी बनाई हुई हैं। लाहौर ही हमारे प्रभु राम के पुत्र लव का बसाया हुआ है ना। तो हमारा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट तो लाहौर से है। अब पीओके आपने कब्जा करके रखा है, हमारा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट तो पीओके से भी है। जब मैं सुनती हूँ और जब मैं टीवी चैनल्स पर देखती हूँ शोएब, थोड़ी सी जज्बाती हो रही हूँ कि वहां के लोगों को 2 दिन बिजली मिलती है, पानी नहीं मिलता है। पीओके के लोग ही वहां के पानी से बिजली निकालते हैं और उनको ही नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं पहला मेरा रिप्रेजेंटेशन फॉरेन मिनिस्टर को, डॉक्टर एस जयशंकर जी को गया है कि क्यों ना हम पीओके के लोगों को नेटवर्क दे, क्यों ना हम पीओके के लोगों को बिजली दे, क्यों ना हम पीओके के लोगों को पानी दे, क्यों ना हम पीओके के लोगों के लिए हॉस्पिटल्स का इंतजाम करें। ये मेरा पहला रिप्रेजेंटेशन 3 दिन पहले डॉक्टर एस जयशंकर जी को गया है और कल मैं दिल्ली में रहूंगी। नादिया जी, एक यहाँ पे मैं भी बात करना चाहता हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी उन लोगों को, उन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के उन लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं हमें कश्मीर से बहुत प्यार है, तो आइए फिर कश्मीर से प्यार, कश्मीर से मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं। लेट्स सपोज, मेरा एक ये चैलेंज है, ये क्वेश्चन है, लेट्स सपोज इंडिया की गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, हम वहां पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे हम रोड्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या हम अपना प्यार, अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट को ये करने की इजाजत देंगे? क्या हम इस प्रोजेक्ट को मानेंगे? मतलब जाहिर बात है, देखिए वो तो कश्मीरियों का फायदा होगा इसमें। तो ये एक सवाल है देखने वालों के लिए। उसका भी मैंने एक तोड़ निकाल कर रखा है, क्योंकि मैं बहुत मतलब अच्छी वकील हूँ। देखिए, अगर पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि पीओके के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट पर हम आगे बढ़ें, तो उनके सारी चीजों को एक फाइल बना करके हम इंटरनेशनल कोर्ट को देंगे, हम यूएन को देंगे, और इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन से हम ये फैसला करवाएंगे कि जो लोग पीओके में मर रहे हैं,
जो लोग 2 रोटियों के लिए भी मर रहे हैं, जो लोग बिजली ना होने की वजह से, गैस ना होने की वजह से, वहां पर नेटवर्क ना होने की वजह से, हॉस्पिटल ना होने की वजह से, स्कूल ना होने की वजह से, पीओके के लोगों की हालात जो बद से बदतर हो चुकी है, धरती पर ही और जीवित में ही उनकी जिंदगी में जो कयामत आ चुका है, उसको जन्नत में हम बदल सकते हैं। जैसे अपने जम्मू एंड कश्मीर को हमने दोबारा जन्नत बनाया है आर्टिकल 370 के बाद, देखो कितने इंप्रूवमेंट आए हैं। तो उसी तरीके से पीओके को भी हम जन्नत में बदलेंगे। तो पाकिस्तान माने या ना माने, उसका तोड़ हमारे पास है पीओके को इम्प्रूव और डेवलप करने का। अब आती है बात प्रोजेक्ट्स ना। कि जी जी। एम्स। मोदी जी तमिलनाडु और महाराष्ट्र की विजिट है आज उनकी, और आज उनके शेड्यूल क्या क्या है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ठीक जी है। जी। वो बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, बहुत सारे वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन्स रखेंगे, जिसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रही हूँ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी, आज ही वो विजिट करेंगे, आज ही स्पेस सेंटर। और 3 सिग्निफिकेंट स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका 1800 करोड़ रुपए अमाउंट है। गगनयान मिशन के प्रोग्रेस के बाद और उसके सक्सेस के बाद मोदी जी ने 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेटेड लोगों को उन्होंने ऑनर किया है और एस्ट्रोनॉट विंग से ऑनर किया है। उसके बाद क्रिएटिंग फ्यूचर को लेकर के डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को भी वो आज विजिट करेंगे। टू ब्लॉस्टरिंग एमएसएमई इन द इंडिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को वो आज लॉन्च करेंगे। सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं जो 17.300 करोड़ जो तमिलनाडु को दिया जाएगा। बीओ चिदम्बरम पोर्ट जो पहली बार भारत में हाइड्रोजन हब पोर्ट बन रहा है, उसके लिए भी पूरी तैयारी हो चुकी है। रेल प्रोजेक्ट तमिलनाडु का 1.477 करोड़ ऑलरेडी फंड किया जा चुका है। 4 रोड प्रोजेक्ट है जो 4.586 करोड़ का है, जो फंड ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब महाराष्ट्र पर आते हैं जो 4:30 बजे होने वाला है आज। वो इनॉग्रेट करेंगे, डेडिकेट करेंगे मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वैल्यूड ओवर 4900 करोड़, 4900 करोड़, 21,000 करोड़ वो आज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। आज ही वो रिलीज करेंगे 4:30 बजे। 825 करोड़ रुपए वो महिलाओं को देंगे, रिवॉल्विंग फंड 5.5 लाख महिलाओं को देंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS अक्रॉस महाराष्ट्र, 5.5 लाख महिलाओं को 825 करोड़ रुपए वो बांटेंगे। नाजिया जी, ये हो गया। इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के बाद प्रोजेक्ट्स, और फिर बड़ी बात ये कि मैं एक चीज देख रहा था कि जो इंडिया की टोटल सैटेलाइट्स हैं इस टाइम ऑलमोस्ट 400 प्लस हैं या 400 के करीब हैं, और 2014 से पहले उनकी तादाद 50 के राउंड अबाउट थी, मतलब 50 से भी शायद कम थी, देखने वाले जरूर बताइएगा। लेकिन इन 10 सालों में 400 के करीब या 400 प्लस हो चुकी हैं। यानी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर खास तौर पे काम किया गया है, और एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जिसे चाय बेचने वाला या चाय वाला प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में पहले बताया गया, लेकिन अब तो पूरी दुनिया का कोई बॉस कह रहा है, कोई मतलब कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है और कोई इस तरीके से। और दूसरे नंबर पे एक और चीज मैं आप अपने देखने वालों को बताता चलूं, ज्यादातर जो इंडिया से हैं, कि मुझे ऐसा लगता था पहले, मतलब जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था पाकिस्तान में, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे देखने वाले लोग ही जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनके फॉलोअर हैं, शायद इस वजह से उन्हें पसंद किया जाता है। शायद दूसरे बहुत से इंडियंस हैं जो कि उन्हें नहीं पसंद करते, मेरे सिर्फ वीडियोस देखने वाले उस तरीके से करते हैं। लेकिन जब यूएई में गया, हर इंडियन चाहे वो तमिलनाडु से था, चाहे वो मुंबई से था, चाहे वो दिल्ली से था, चाहे वो इंडिया की किसी भी स्टेट हैदराबाद से था, गुजरात से था, हर इंडियन ने यही कहा, और वीडियोस में मौजूद है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है और अगली बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे। इसे कहते हैं कि अपने लीडरशिप के ऊपर किस तरीके से ट्रस्ट करते हैं इंडिया वाले, और दूसरे नंबर पे उनकी लीडरशिप किस तरीके से अपनी पब्लिक के लिए काम करती है। नादिया जी, इसके लिए इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों में डेवलपमेंट के ऊपर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट। देखिए, मैं आपने मोदी जी के लिए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटी जो होती है ना वो बड़ी स्पेसिफिक होती है, बड़ी स्पेसिफिक होती है। अगर उन्होंने कह दिया है तो वो करेंगे।
आप सोचो कि 1982 से वो कहते थे कि यूसीसी आएगा, राम मंदिर बनेगा, वो कहते थे कि 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलेगा, वो कहते थे सीएए एनआरसी हम लाएंगे, हमारे जो हिंदू भाई बहन जो बाहर अत्याचारित होते हैं हम उनको लेकर आएंगे, उनको नागरिकता देंगे, नक्सली को हटाएंगे। आज 10% नक्सलीस बचे हैं हमारे भारत, जो पूरा एक घिनौना अपराध करते थे, आज 10% बचे हैं। तो जो उन्होंने 82 में कहा है वो आज भी करते हैं। आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी कहती हूँ मोदी जी की गारंटी स्पेसिफिक है, लेकिन शाह है तो राह है हमारे पास, अमित शाह है तो हमारे पास राह है, अजित डोवल जी हैं तो हमारे पास जेम्स बॉन्ड है, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं तो समझिए हमारे पास चाणक्य बुद्धि है। तो हमें कोई भी अब पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ग्रुप है ना, जो ग्रुप है वो एक अवतार का ग्रुप है। अब मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी शोएब आपके चैनल के माध्यम से, कि हमेशा पाकिस्तान ने एक बात कही है कि मुसलमानों को भारत में वैल्यू नहीं दिया जाता है, हमेशा ये बात उठती आई है, तभी मुसलमानों का इतना हालत बुरा है। क्योंकि 2023 का सर्वे रिपोर्ट आया है, हमारा भारत जो है वो 79% एडुकेटेड है, हमारे भारत का जो पॉपुलेशन है 79% एडुकेटेड है। लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई है जो 2006 में आई थी, उसके बाद 2023 में भी आई है, वही सेम आई है कि मुसलमान दलित से भी पीछे है एडुकेशन में, मुसलमान भारत का दलित से भी पीछे है एडुकेशन में। हालांकि 5 एडुकेशन मंत्री मुसलमान रहे हैं, 5 एडुकेशन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान रहे हैं, मौलाना अबू कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम चांगला, फकरुद्दीन अली अहमद और नूरुल हसन, 5 कैबिनेट एडुकेशन मंत्री रहे हैं। इसका मतलब है कि एक एक टर्म भी वो रहे तो 25 साल रहे। 1947 से 1977 तक मुसलमान एडुकेशन मिनिस्टर थे। अब आप मुझे बताएं कि ये चाहते तो 25 साल में भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल बदल सकते थे। नो डाउट उनको एडुकेशन के में फोकस लाने के लिए, विजन को उन विजन को स्ट्रेट करने के लिए वो उनको शिक्षित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये पूरा का पूरा नेट पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने भारत के हिंदुओं को गुरुकुल छुड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदुओं को उनके सिविलाइजेशन से छुड़वाया, उन्होंने भारत के हिंदुओं को उनकी सभ्यता और संस्कार से दूर किया। उन्होंने मुसलमानों के प्रति कुछ भी नहीं किया, बल्कि भारत के हिंदुओं पर फोकस किया कि भारत का हिंदू कभी भी ये ना कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है। इसलिए उन्होंने हमें और भारत के हिंदुओं को भगत सिंह जी की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें शिवाजी महाराज की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें मराठा अशोक की कहानी नहीं पढ़ने दी, हमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी नहीं पढ़ने दी। किताबों को चेंज करवाया, किताबों को चेंज करवा करके उसमें बाबर अजीम था, बाबर की 3000 बीवियां थी, शाहजहां अजीम था, शाहजहां की 5000 बीवियां थी, औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था, वो बहुत ताकतवर था, ये सारी चीजें हिस्ट्री की किताब में उसने लिखवा दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उसके बाद फिर हलाल सर्टिफिकेशन, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खुले वो मदरसे लाइन से वो खोलता चला गया। और मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, हिंदू काफिर है उसका गला काटो, हिंदू काफिर है उसका गला काटो, हिंदू बच्चियों को गोद में उठाओ और जिहाद के नाम पे उनका बलात्कार करो, हिंदू बेटियों को उठाओ, उनको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाओ और उनका धर्म परिवर्तन कराओ। ये किया 5 जिहादी मुसलमान शिक्षा मंत्री ने, नादिया 5 जिहादी शिक्षा मंत्री ने ये किया। और एक कट्टर हिंदू है, एक कट्टर हिंदू है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कुरान के पन्नों को पलट करके कह रहा है कि भाई मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, आपके कुरान में 800 बार तालीम की बात लिखी हुई है, आप तालीम हासिल करो। आज देखो शोएब, बहुत सख्त बात लगेगी, आज दिल्ली की सड़क पर ना 60 साल का बुढ़ा, 60 साल का ज़ईफ आदमी, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी, दाढ़ी रख करके बोलता है, रेड़ी लगाने वाला, पंचर वाला, हम लोगों को तो मोदी जी दे ही नहीं रहे नौकरी। तुझे 60 साल में याद आया कि तुझे नौकरी चाहिए थी? तू जब 22 साल का था तब तूने ये 5 मुसलमान एडुकेशन मंत्री से क्यों नहीं कहा कि मुझे शिक्षा दो,
मैं नौकरी करूंगा, मुझे तालीम दो, मैं नौकरी करूंगा। तुझे 60 साल की उम्र में याद आया है कि तुझे नौकरी चाहिए थी? तो ये झूठ का जो ये लोग जो फुलझड़ी छोड़ रहे हैं भारत से लेकर के पाकिस्तान तक, ये आराम से इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। अब आप उन 60 साल के बुजुर्ग या 22 साल के मुसलमान लड़के से भारत में भी आकर के ना कर्नल की स्पेलिंग पूछिएगा ना, शोएब नहीं बता पाएगा। नाजिया जी इधर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँ। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, लेट मी फिनिश, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछिएगा वो नहीं बता पाएगा, लेकिन उसको मोदी जी के विरोध में बात करनी है, इसलिए उसको नौकरी चाहिए, इसलिए उसको नौकरी चाहिए। नाजिया जी ये देखें, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है और डेफिनेटली आप इंडिया के बारे में मेरे से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जानती हैं, तो जो आप कहती हैं वो देखने वाले जरूर कमेंट में बताएंगे। लेकिन जो चीजें मैंने इंडियन मुस्लिम से मुलाकात हुई मेरी वहाँ यूएई में, दुबई में खासतौर पे, एक आपने शायद अगर वीडियो देखी होगी, एक 22 साल का मुस्लिम लड़का था इंडिया से, जो कि दुबई में बिजनेस हब मतलब बिजनेस एक समिट था वहां पे आया था अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को लेके। मैं तो उसे देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और या फिर ये कह सकते हैं कि शायद अब जो वहां आने वाली यूथ है, मुस्लिम हो या ओवरऑल जो भी लोग हैं, उनकी सोच मेरे ख्याल से काफी हद तक बदल चुकी है। मैं तो ये सोच रखता हूँ कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है। और बहुत से लोगों से पूछा, उन्होंने बोला भाई ये हिंदू मुस्लिम वाली बात ही ना करो। मैंने स्पेशल पूछा कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, आप कहाँ से हैं, उन्होंने भाई ये हिंदू मुस्लिम हमारे वहां पे चलता ही नहीं है। देखने वाले कमेंट में जरूर बताइएगा जिनकी मेरी वहां पे मुलाकात हुई, उन्होंने डेफिनेटली यही आंसर किया। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि सोच बदल रही है अब? देखिए, मैं तो शोएब बहुत ट्रांसपेरेंटली कहूंगी, बिकॉज एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, और मुझे किसी का डर वर है नहीं। दुनिया के सभी देशों को भारत के हिंदुओं से और भारत के सिविलाइजेशन और सभ्यता संस्कार से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। आज हमारे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं जिसमें बम नहीं फूट रहा है, जिसमें बम नहीं फूट रहा है। 35,000 से ज्यादा चर्च है जिसमें बम नहीं फूट रहा है और कोई उसको तोड़ने भी नहीं जा रहा है। हमारे देश के हिंदू अपने राजा राम, अपने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा और उसकी मंदिर के लिए 550 साल जंग लड़ते हैं, और कानूनी जंग लड़ते हैं। और सर्वोच्च न्यायपालिका का जब ऑर्डर आता है, जजमेंट आता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे देश भारत में 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, जिसमें 72 फिरके हैं, और 72 फिरके अपने अपने इस धर्मों का पालन बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपए डेली मजारों का चंदा आता है, इमाम बाड़ों का चंदा आता है, शाही ईदगाह का चंदा आता है, मदरसों का चंदा आता है, लेकिन हम उसमें कुछ भी आपत्तिजनक कोई बात नहीं करते हैं। मेरे देश में रेलवे और आर्मी की जमीन के बाद वक्फ बोर्ड की जमीन सबसे ज्यादा है, वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। एनुअल इनकम मुसलमान वक्फ बोर्ड का 200 करोड़ से ऊपर है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, वक्फ बोर्ड वालों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। मेरे भारत में 40 लाख मंदिरें, भारत में 80 लाख से ऊपर मंदिरें हैं, जिसमें 40 लाख मंदिरें एक्टिव हैं, एक्टिव हैं, जो जो जिसमें मतलब पूरा पूजा आराधना होती है। जी। वो 40 लाख मंदिरें गुरुकुल चला रही हैं, आश्रम चला रही हैं, स्कूल चला रही हैं, कैंसर हॉस्पिटल चला रही हैं, मेडिकल रिसर्च सेंटर चला रही हैं, और फिर सरकार को पैसा भी दे रही हैं, टैक्स भी दे रही हैं। पर हमारे भारत में जो 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं, जो कल तक अरब से चंदा ले रही थी, हमारी सरकार से चंदा ले रही थी, आज भी चंदा लेने के लिए और भीख मांगने के लिए, मॉडर्न जजिया के लिए, फितरा के लिए, जक़ात के लिए ही परेशान है। लेकिन मंदिरें टैक्स देती हैं और साथ साथ गुरुकुल और कैंसर हॉस्पिटल भी चलाती हैं, स्कूल भी चलाती हैं। तो ये हमारा भारत का सिविलाइजेशन है। हमारे भारत से सीखने की जरूरत है, और अरब को ऐसा लगा कि हमको सीखना चाहिए, इसीलिए 27 एकड़ की मंदिर बनाई, और आपने अपनी आंख से देखा जिस तरह से तहजीब और तमद्दन और भारत के संस्कार और सभ्यता आपस में मैच किया है, उसकी खूबसूरती आप अपने आंख से देख करके आए हैं, अपनी आंखों से देख करके आए हैं। भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान नाजिया इलाही खान को और शोएब चौधरी को गालियां दे सकता है, पर आप अरब से हो करके आए हैं, ना नाजिया को गाली पड़ी है और ना आपको गालियां पड़ी हैं। नाजिया जी मैं एक यही वाकया भी सभ्यता बताना होती है। चाहूंगा। मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। हमारे एक भाई हैं प्रदीप भाई, मतलब दुबई में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि मुझे एक मतलब किसी फॉरेनर ने, किसी दूसरे, पाकिस्तानी नहीं था, किसी दूसरे कंट्री के मुस्लिम था, उसने ये बोला कि आपने ये हनुमान का मतलब ये यहाँ पे लगाया है, पहना है, तो ये आपने क्यों लगाया है। सिर्फ इतनी बात कहने पे उन्होंने जब पुलिस को कॉल की तो पुलिस ने
पुलिस जब आई उन्होंने ये बोला कि आप ये प्रदीप भाई को इन्हें सॉरी बोलें क्योंकि आपने इनके मजहब के ऊपर अटैक किया है। अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे तो आपको फौरन दुबई छोड़ना पड़ेगा और हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोला कि भाई मैंने कहा कि ठीक है मैं माफ करता हूँ, ठीक है मैं इस चीज में नहीं पड़ता, अपनी ये मिस्टेक मान ले। उन्होंने सॉरी ऐसे बुलवाया पुलिस वालों ने कि टखनों के बल बिठा के और कान पर पकड़वा के सॉरी उन्हें बोलना पड़ा और फिर उनकी जान छूटी। ये एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें मुसलमान को इस तरीके से एक हिंदू को हर्ट करने पे, उसके मजहब के हवाले से बात करने पे इस तरीके से पनिश किया गया। और शायद इसी वजह से आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते हैं तो उनके जो किंग हैं, उनके जो वहां के लीडर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यही वजह है कि दुनिया के तमाम बिजनेस जो सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो हब है वो दुबई नजर आता है। आज यही वजह है कि इंडिया और यूएई के रिलेशन बेहतर हैं। हमें इन चीजों को देखना, मैं तो देख के आ चुका हूं। और यही सोच अब पाकिस्तान के लोगों को या दुनिया के कोई भी कंट्री हो, मैं कहता हूं कि हमें ये चीज सीखने की जरूरत है। आज अगर हम ये कहते हैं कि हाँ हम भाई दुबई जाएंगे या दुबई बहुत डेवलप हो चुका है, तो हमें ये देखना है कि 1971 में जो यूएई को एक स्टार्ट रखा गया, बुनियाद रखी गई, आज वो कहाँ पे जा चुके हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह मेरे ख्याल से यही है जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मैंने देखा कि वो किसी के मजहब के ऊपर उंगली नहीं उठाते। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि यूएई में जी पहला हिंदू मंदिर बन गया या पहला मंदिर बन गया, नहीं। वहां पे दुबई में ऑलरेडी मंदिर मौजूद है, इसके अलावा और भी बहुत से एरियाज में मंदिर मौजूद हैं। तो मेरे लिए बड़ी हैरान होने वाली बात थी। और मैं अपने तो पाकिस्तानियों को भी यही मुसलमानों का कहूंगा। क्या नेचर है ना, पाकिस्तान और भारत के मुसलमान, मैं एंड कर दूंगी, पाकिस्तान और भारत के मुसलमान जो है ना, वो दूसरे देशों में जाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग बन के। और जब वहां पर उनके उनके मानसिकता समझ में आ जाती है और जब उनको भगाया जाता है, तो फिर सारे मुसलमान गाते हैं कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। तो ये जो हालत है, ये मुसलमानों को, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे हर जगह से। और अगर हम चेंज, मैं अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ कि अगर हम अपनी सोच को चेंज करेंगे इसमें फायदा हमारा है। मतलब हमारी रिस्पेक्ट होगी। अगर आज मैं दुबई की एग्जांपल दे रहा हूँ, आज मैं यूएई की एग्जांपल दे रहा हूँ, या पूरी दुनिया ये कह रही है, इवन इंडियंस ये वहां पे कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा अपना घर है यूएई, तो अगर हम अपने यहाँ पे बेहतरी लाएंगे तो शायद यहाँ पे भी फॉरेनर आके यही फील करेंगे कि ये पाकिस्तान हमारा अपना घर है। इसमें तभी चेंज आएगा जब हमारी सोच में चेंज आएगा। नाजिया जी, लास्ट में एक वीडियो के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जर्मन की एक सिंगर है उनके साथ बैठे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की वो वीडियो है। वो क्या गीत गा रही हैं, क्या गा रही हैं, एक तो वो बताइएगा। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर टेबल बजाते नजर आ रहे हैं साथ में। वो संस्कृत में भजन गा रही है। और जर्मनी सिंगर माई स्पिटमैन उसका नाम है, स्पिटमैन है। ठीक है। कसांड्रा, इनके नाम बड़े टफ होते हैं। कसांड्रा जर्मनी सिंगर है, बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत ज्यादा उम्र की नहीं है। मतलब मेरे सामने तो मैं उसको बच्ची ही बोलूंगी। अपनी बिल्कुल मदर के बिल्कुल। साथ उन्होंने मुलाकात की है मोदी जी की। और पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से काफी वायरल थी। और एक बार मन की बात में भी स्पेशल प्रोग्राम, मोदी जी के मन की बात में भी स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने किया था उस बच्ची ने। और डिवोशनल सॉन्ग और कई लैंग्वेजेस के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज में भी उन्होंने भजन गाया था। और जब कल वो मोदी जी के सामने बैठी थी तो भी वो संस्कृत में भजन गा रही थी, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा की वो भक्त हैं। और हालिया में द्वारका के समुद्र में गौते लगा करके कृष्ण भगवान की पूजा करके हमारे मोदी जी आए हैं। तो एक वो ऑरा रह ही जाता है। और इतनी बड़ी पूजा आराधना वो समुद्र के अंदर किए हैं। और उसके बाद फिर जर्मनी सिंगर की उस छोटी सी बच्ची से उन्होंने मुलाकात की। तो ऐसे भी जब हम भजन सुनते हैं या शिव तांडव सुनते हैं या आयगिरी नंदिनी सुनते हैं, तो हमारा एक रोंगटा खड़ा होता है, कान वान गर्म हो जाते हैं। तो वो एक आ जाता है। तो उसी तरीके से मोदी जी का भी आ गया था। लेकिन वो बहुत अच्छी सिंगर है और मैं शोएब आपको भी कहूंगी कि उस बच्ची को जरूर सुने। और जिस हिसाब से वो भजन गाती हैं, मुझे नहीं फील होता है कि वो जर्मनी है, वो जर्मन की है। इतना, मतलब इतना क्लियर संस्कृत,
वो मेरा भी नहीं है, मुझे भी अभी सीखना पड़ रहा है। वीक में 2 दिन पंडित जी आते हैं मुझे संस्कृत सिखाने के लिए। मेरा भी इतना क्लियर नहीं है जितना उस जर्मन की बच्ची का है। तो मुझे लगता है कि सबको सुनना चाहिए। ऐसा ही है जी। अच्छा लगा नाजिया जी आपसे बात करके, आज काफी दिनों बाद आपसे प्रोग्राम हुआ, और डेफिनेटली मैं वहां पे भी चाहता था, लेकिन थोड़ी मसरूफियत की वजह से, कुछ आपकी काफी मसरूफियत रहती है जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका। अब हम मुसलसल ऐसे रूटीन में रहेंगे, 2-4 दिन बाद कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहेंगे। देखने वालों को आज की वीडियो, हमारी ये बातें कैसी लगी, मुझे काफी दिन बाद नाजिया जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।